नमस्कार। हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी, जीवन से स्पंदित है। लेकिन ये जीवन यूं ही नहीं है। ये कुछ बहुत ही मूलभूत, बहुत ही शक्तिशाली प्रणालियों पर टिका हुआ है। तो आज हम इन्हीं प्रणालियों की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और इनकी अनूठी विशेषताएं हमारे इस ग्रह को रहने लायक कैसे बनाती हैं। तो देखिए, हमारा आज का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की मूल अवधारणा से। इसके बाद हम एक एक करके वनों, घास के मैदानों, रेगिस्तानों और विशाल जलीय दुनिया की सैर करेंगे और अंत में इन सभी को एक साथ रखकर इनकी तुलना करेंगे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण का आरंभ करते हैं। इससे पहले कि हम घने जंगलों या तपते रेगिस्तानों की बात करें, ये समझना सबसे जरूरी है कि जब हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। अच्छा, एक पारिस्थितिकी तंत्र को आप एक चलते फिरते व्यस्त शहर की तरह सोच सकते हैं। इसमें रहने वाले सभी जीव, मतलब पौधे, जानवर, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, ये सब उस शहर के नागरिक हैं। और उस शहर का जो बुनियादी ढांचा है, जैसे सड़कें, इमारतें, हवा, वो यहाँ की मिट्टी, पानी और वायु है। ये सब सजीव और निर्जीव एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैविक और अजैविक घटकों का यही जो जटिल जाल है, यही एक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और इनका महत्व सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक हैं। ये सिर्फ जीवों का एक जमावड़ा नहीं, बल्कि ये वो इंजन हैं जो हमारे ग्रह को चलाते हैं। कैसे? पोषक तत्वों को बार बार इस्तेमाल के लायक बनाकर, ऊर्जा के प्रवाह को एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाकर और पूरी पृथ्वी की जलवायु को स्थिर रखकर। संक्षिप्त में कहें तो ये जीवन के संतुलन की गारंटी हैं। तो चलिए अब हम पृथ्वी के फेफड़ों यानी वनों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो घनत्व और जीवन से भरपूर है। देखिए, वन सिर्फ बहुत सारे पेड़ों का समूह नहीं होते, ये तो जीवन की एक बहुमंजिला इमारत है। सबसे ऊपर सूरज की रोशनी में नहाता हुआ पेड़ों का छत्र, जिसे कैनोपी कहते हैं। उसके नीचे बीच में छोटे पेड़ों और झाड़ियों की एक और परत, और फिर सबसे नीचे जंगल की जमीन, जहां अक्सर घना अंधेरा रहता है। और हर मंजिल की अपनी एक अलग कहानी है, अपने अलग निवासी हैं। और इस पूरी इमारत की नींव क्या है? वो है पेड़। ये विशाल वृक्षी यहाँ के प्राथमिक जीवन रूप हैं और यही अनगिनत स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को घर भी देते हैं और भोजन भी। लेकिन इनकी भूमिका सिर्फ एक मकान मालिक की नहीं है। ये वन हमारी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर पूरी दुनिया की जलवायु को संतुलित रखने में एक नायक की भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये उपजाऊ मिट्टी बनाने और पोषक तत्वों के चक्र को चलाने में भी केंद्रीय हैं। चलिए अब वनों के घने अंधेरे से निकलकर हम खुले हवादार मैदानों की ओर चलते हैं। यहाँ पेड़ों का नहीं, बल्कि जहां तक नजर जाए वहां तक फैली घास का साम्राज्य है। घास भूमि की पहली पहचान ही है उसका खुलापन, उसकी विशालता। यहाँ गिने चुने पेड़ या झाड़ियां ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ प्रभुत्व है घास का, एक ऐसा हरा या सुनहरा कालीन जो जमीन पर दूर दूर तक बिछा हुआ है। और यही खुलापन बाइसन और ज़ेब्रा जैसे बड़े बड़े चरने वाले जानवरों के विशाल झुंडों के लिए एकदम आदर्श है। वो यहाँ आज़ादी से घूम सकते हैं और शिकारी भी उन्हें दूर से नजर आ जाते हैं। ये मैदान सिर्फ जानवरों को नहीं पालते। घास की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक जाल की तरह कसकर पकड़ लेती हैं। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और इसी वजह से ये दुनिया के कुछ सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों का आधार भी बनती हैं। अब हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ते हैं जहां जीवन हर पल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। ये दुनिया है मरुस्थलों की, यानी बेहद कम वर्षा और चरम तापमान की भूमि। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत ही कठोर हैं। दिन में ऐसी गर्मी कि सबको झुलस जाए और रात में कई बार जमा देने वाली ठंड। पानी की कमी यहाँ का सबसे बड़ा सच है और इसी वजह से यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम, बिखरे बिखरे से दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ जो भी जीव हैं वो अपने आप में एक विशेषज्ञ है। कैक्टस जो अपने अंदर पानी जमा करके रखता है, या वो कई जीव जो दिन की भीषण गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सच कहें तो ये प्रकृति के सबसे बड़े उत्तरजीवियों का घर है, जहां हर जीव ने जीवित रहने की कला में महारत हासिल कर ली है।
अब हम उस पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही यहीं से हुई, जल। अब चाहे वो नदियों और झीलों का मीठा पानी हो या फिर महासागरों का विशाल खारा संसार, ये नीली दुनिया हमारी पृथ्वी के 70% से भी ज्यादा हिस्से को ढकती है और अपने अंदर जीवन के अनगिनत रूपों को समेटे हुए है। सोचिए जरा, ये दुनिया छोटी छोटी मछलियों, उभयचरों और सूक्ष्म प्लवक से लेकर समुद्र की विशालकाय वेल तक का घर है। यहाँ का हर जीव, हर पौधा पानी में सांस लेने और जीने के लिए ही बना है। पर ये सिर्फ जीवों का घर नहीं है, ये तो हमारे ग्रह का परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। यही वैश्विक जलचक्र को चलाता है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है और करोड़ों करोड़ लोगों के लिए भोजन और आजीविका का स्रोत भी है। तो अब तक हमने 4 बहुत ही अलग अलग दुनियाओं की सैर की है। घने जंगल, खुले मैदान, तपते रेगिस्तान और गहरे सागर। अब सवाल ये उठता है कि ये दुनियाएं जो इतनी अलग दिखती हैं, एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? आइए इनकी तुलना करके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है कि ये विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र किन मायनों में एक दूसरे से इतने भिन्न हैं और साथ ही इतने मौलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? आइए इस तालिका की मदद से इसे समझते हैं। पहली पंक्ति में वनों को देखिए। इनकी पहचान है घने वृक्ष और उच्च जैव विविधता, और इनकी मुख्य भूमिका है जलवायु का संतुलन। अब इसकी सीधी तुलना तीसरी पंक्ति से कीजिए, यानी मरुस्थल से। बहुत कम वर्षा, विरल वनस्पति और यहाँ जीवन का रूप अद्वितीय अनुकूलन पर आधारित है। तो ये साफ है कि हर पारिस्थितिकी तंत्र की एक अपनी पहचान है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन वे सभी जल चक्र और कार्बन चक्र जैसे वैश्विक धागों से एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हर एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपने अद्वितीय अनुकूलन हैं, अपनी प्रजातियां हैं और अपने कार्य हैं, लेकिन फिर भी वे सभी मिलकर पृथ्वी के समग्र पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करते हैं। वे एक ही विशाल, परस्पर जुड़ी हुई वैश्विक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। और ये हमें एक अंतिम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। इस नाजुक अंतर संबंध को देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य बाकी सभी की स्थिरता को आखिर कैसे और कितना प्रभावित करता है।